हेलो गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th की होम साइंस का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 9 है पर्यावरण तथा जनजीवन पर उसका प्रभाव। तो हम लोग यही एमसीक्यू वाली सीरीज कर रहे हैं। तो इसमें चैप्टर 9 है आज। तो आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? तो प्रदूषण को, वातावरण को, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण है वो पर्यावरण कहलाता है। अगला है, पर्यावरण के प्रकार हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक, सामाजिक। तो ये सभी पर्यावरण के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ये सभी पर्यावरण के क्या हैं? प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है? तो भौगोलिक पर्यावरण में वायु, पेड़ पौधे, आकाश, ये सभी। तो ये सभी क्या होते हैं? भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? तो भोपाल दुर्घटना में क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है वो निकली थी। तो भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कारण है। क्या है वायु प्रदूषण का कारण? क्या है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों की अनियमित कटाई, ये सभी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, इनको ध्यान से देखिएगा। तो ये सभी क्या है? ये सारे वायु प्रदूषण के कारण के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। ये वाला हम लोगों ने देख लिया। पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो पर्यावरण प्रदूषित होता है या फिर पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण कौन से हैं? जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक रीति रिवाज, आधुनिकीकरण, ये सभी। तो ये सभी क्या है? पर्यावरण के प्रदूषित होने के कारण है। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाला कारक कौन सा? औद्योगिकरण है, नगरीकरण, वाहनों का धुआं है। तो ये सभी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं? ये सभी मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अगला है, भूस्खलन। भूस्खलन का कारण क्या है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों की कटाई और ये सभी। तो ये सभी आ जाएगा। भूस्खलन को लैंडस्लाइड कहा जाता है। जब मिट्टी का क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी का कटाव होने लगता है तो उसको भूस्खलन या लैंडस्लाइड कहा जाता है। तो ये सभी हो जाएंगे। अगला है, वायुमंडल में डॉट डॉट है के निर्माण को ग्रीन हाउस के प्रभाव के साथ जाना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी। तो वायुमंडल में किसके निर्माण को ग्रीन हाउस के प्रभाव के रूप में जाना जाता है? तो वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण को वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख रूप में उत्तरदायी रूप में जाना जाता है। अगला है, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाएगा? डेसिबल में मापा जाता है। अगला है, ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन से होते हैं? तो CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। CFC होता है। CFC क्या होता है? ओजोन परत के ह्रास के लिए प्रमुख जिम्मेदार पदार्थ होता है। CFC क्या होती है? गैस होती है और CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? तो वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगला, ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। ये सारे क्वेश्चन क्या हुए? पूछे एग्जाम में आए हुए हैं। तो ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकर, सायरन, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि ये सभी क्या है? ध्वनि प्रदूषण के कारण है। अगला है, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो कहाँ से प्राप्त होगी? बंद कमरे से, नालियों से, पेड़ पौधों से, सीवेज से। तो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। कौन बनाए रखते हैं? मनुष्य, कीट पतंगे, वन्यजीव, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना के रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वैसे आप लोगों को पता ही होगा, 5 जून को मनाया जाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? तो सभी प्रदूषण क्या होते हैं? हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 21 जून को मनाया जाता है। अगला है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाएगा? 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये डे वाले जो क्वेश्चन है ये इनको याद रखिएगा। इनमें से कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है। तो हम लोगों ने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है सामान्य संक्रामक रोग। चैप्टर नंबर 10 है सामान्य संक्रामक रोग। तो आइए गाइस इसके MCQ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो संक्रामक रोग फैलते हैं, तो संक्रामक रोग के फैलने का माध्यम क्या है? वायु द्वारा, संपर्क द्वारा, जल द्वारा, ये सभी। तो इन सभी के माध्यम से क्या होते हैं? संक्रामक रोग फैलते हैं। और संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने या संक्रमण से हो जाते हैं, तो वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से रोग उत्पन्न होने तक के काल को क्या कहा जाता है? तो उस काल को संप्राप्ति काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? रिकेट्स, हैजा, प्लेग, चेचक। तो चेचक क्या होता है? वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत ही जल्दी हो जाता है। ATS का इंजेक्शन किस रोग में बचाव के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। ATS अथवा टेटबैक का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो टिटनेस के लिए दिया जाता है। और कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? टेटबैक दिया जाता है और ATS रोग से बचाने के लिए दिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, कौन सा रोग छींक और खांसी से निकलने वाले स्राव से होता है? तो खसरा, चेचक, छोटी माता, ये सभी। तो इसमें क्या है? खसरा जो है वो छींक और खांसी से निकलने वाले स्राव से होता है। अगला क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो तपेदिक के लिए लगाया जाता है, वो भी जन्म के समय, जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? चेचक के विषाणु को क्या कहते हैं? एंटी अमीबा, वेरियोला जोस्टर वायरस, विब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला टाइफी। तो वेरिसेला क्या कहते हैं? जोस्टर वायरस कहा जाता है। अगला है, क्षय रोगी के लिए हानिकारक है क्या? दूध, फल का रस, संतुलित आहार, मसालेदार। तो मसालेदार भोजन क्या है? क्षय रोगी के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो क्यूलेक्स, बैसिलस, वायरस, अमीबा। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है। क्षय रोग को TB भी कहा जाता है। तो क्षय रोग को क्या है? इसका अन्य नाम TB को क्या बोला जाता है? क्षय रोग भी बोला जाता है। तो क्षय रोग किससे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। अगला, DPT का टीका किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेट से, तीन रोगों से क्या है? ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो DPT, D से हो गया डिप्थीरिया, और P से हो गया कुकर खांसी, और T से हो गया टिटनेस। तो 3 रोगों के लिए DPT का टीका लगता है। अगला है, मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? तो मच्छरों से कौन सा रोग फैलेगा? चेचक, मलेरिया, क्षय रोग, टाइफाइड। तो मलेरिया फैलता है। निम्नलिखित में से किसके काटने पर एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है? मच्छर के, कुत्ते के, खटमल के या सांप के काटने पर? तो किसके? कुत्ते के काटने पर क्या है? एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। अगला है, रेबीज का कारण है, तो रेबीज का कारण क्या है? अभी हम लोग देख चुके हैं, कुत्ते का काटना। अगला है, मच्छरों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो कौन सा फैलेगा? मच्छरों के द्वारा कौन सा फैलेगा? हैजा, डेंगू, तपेदिक और डायरिया। तो डेंगू फैलता है। अगला है, जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो जल के द्वारा होने वाला रोग, दूषित जल के द्वारा होने वाला रोग पूछा गया है। तो तपेदिक, टिटनेस और टाइफाइड, ये सभी। तो टाइफाइड क्या होता है? दूषित जल के माध्यम से होने वाला रोग है। अगला है, टाइफाइड के विषाणु का नाम क्या है? तो टाइफाइड के विषाणु का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। अगला, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन बचा है, इसको भी कर लेते हैं। टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं, किसमें पाए जाएंगे? तो टिटनेस रोग के जीवाणु मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे पर और ये सभी। तो जंग लगे लोहे पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर जंग लगे लोहे से क्या हो गया? पैर कट गया है, उसके बाद उस कटे हुए स्थान को मिट्टी या गोबर में के संपर्क में लाया जाता है, तो टिटनेस बहुत जल्दी फैलता है। तो टिटनेस के रोग के जीवाणु मुख्यतः किसमें पाए जाएंगे? जंग लगे लोहे पर पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। आइए अगला चैप्टर देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया गाइस। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 है सिलाई की तथा हाथ व सिलाई की मशीन। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट जो हैं। तो पहला है, घर में सिलने से लाभ होता है। घर में सिलने से क्या लाभ होता है और किसकी बचत होती है? तो घर में सिलने से समय की, परिश्रम की, कपड़े एवं धन की, इनमें से कोई नहीं। तो कपड़े एवं धन की क्या होती है? बचत होती है। कौन सी वस्तु सिलाई किट में नहीं रखनी चाहिए? तो धागा भी रखते हैं, कैंची भी रखते हैं, सुइयाँ भी रखते हैं, लेकिन सिलाई मशीन को क्या है? सिलाई किट में नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप है। तो धड़ के नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप कौन सी है? तो सीट लंबाई हो गई, सीट हो गया, वो पायचा हो गई। ये क्या है? धड़ के नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप है। अगला है, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है। तो कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया कौन सी है? कपड़े को श्रिंक करना, इस्त्री करना, मिल्टन चौक से निशान लगाना, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये सभी क्रियाएं कपड़ा काटने से पूर्व करी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है,
सिलाई में प्रयुक्त उपकरण गुनिया का आकार होता है। तो गुनिया का आकार कैसा होता है? एल आकार का होता है। जो गुनिया होता है वो एल शेप का होता है। इसको रख के क्या होता है, जो आस्तीन का किनारा है उसको काटा जाता है, इसको शेप दिया जाता है। तो जैसे आपका ये क्या हो गया, ये कुर्ता हो गया, ये कुर्ता हो गया। तो जो ये वाली जो बाजू है ना, उसको क्या है, ऐसे गुनिया रख के ऐसे शेप में काट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? सादा सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मिल्टन क्लॉथ, ये सभी। तो सादा सूती कपड़ा क्या होता है, कपड़ा काटते समय मेज पर बिछाने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, कैसा होगा? मिल्टन क्लॉथ जो होता है उसका कपड़ा ऊनी होता है। कैसा होता है? ऊनी होता है। काटने से पहले कपड़े पर किससे निशान लगाना चाहिए? तो किस चौक से निशान लगाने की बात करी गई है? तो किस चौक से निशान लगाना चाहिए? मिल्टन चौक से क्या है, निशान लगाना चाहिए। कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चौक से निशान लगाए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये सरलता से छूट जाते हैं, इसलिए क्या है, मिल्टन चौक से निशान लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा काटने का उचित स्थान कौन सा होता है? तो मेज, हाथ में लेकर काटना, गोद में रख के, मेज पर रखकर, ये सभी। तो मेज पर रखकर, क्योंकि मेज क्या होती है, समतल होती है, और समतल स्थान पर कपड़ा काटना बहुत ही उचित होता है, और समतल स्थान पर कपड़ा अच्छी तरीके से क्या होता है, कट जाता है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 12, वस्त्रों की धुलाई तथा रख रखाव। आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वस्त्रों को धोने से क्या लाभ है? तो वस्त्रों को धोने से क्या लाभ है? वस्त्र साफ हो जाते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ये सभी। तो ये सभी क्या है, वस्त्र धोने के लाभ हैं। अगला है, घर पर कपड़े धोने से किसकी बचत हो सकती है? तो किसकी होगी? श्रम की होगी, धन की होगी, वस्त्र देर से फटते हैं, तो ये सभी होते हैं, ये सभी बचत होती है। अगला है, वस्त्र धोने से पूर्व क्या करना चाहिए? फटा वस्त्र सिल लेना चाहिए, 100 बटन निकाल लेने चाहिए, दाग छुड़ा लेना चाहिए। तो ये सभी प्रक्रियाएं क्या है, वस्त्र धोने से पहले कर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? तो कौन सा जल उत्तम होता है? कठोर जल, मृदु जल, गर्म अशुद्ध जल, समुद्र तालाब का जल। तो मृदु जल क्या होता है, उत्तम होता है। मृदु जल जो होता है वो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। तो ये क्वेश्चन जितने हम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुल्तानी मिट्टी, रीठे का, साधारण साबुन का, सोडा का। तो जो कास्टिक वाली चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। रीठे के घोल का प्रयोग क्या किया जाता है? रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किया जाता है। अगला है, ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विम का, रीठे के घोल का, नहाने के साबुन का, इनमें से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए रीठे के घोल का। अगला है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो नील का प्रयोग सफ़ेद सूती वस्त्र पर किया जाता है, चमक लाने के लिए। अगला है, चावल व अरारोट का कलफ किन वस्त्रों में दिया जाता है? तो किन वस्त्रों में दिया जाएगा? सूती वस्त्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाथ से बुने ऊनी वस्त्र सुखाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? समतल स्थान का, क्योंकि समतल स्थान पर ऊनी वस्त्र आसानी से सूख जाते हैं और उनका आकार भी बिगड़ता नहीं। अगर ऊनी वस्त्रों को लटका के सुखाया जाता है तो उनका आकार क्या है, बिगड़ जाता है, और वे बहुत इधर उधर क्या होता है, उनका साइज़ खराब हो जाता है और वो नीचे की तरफ लटक जाते हैं। अगला है, कीड़े एवं फफूंदी से बचाव के लिए वस्त्रों में हमें डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए? नेफ्थलीन की गोलियों को डालना चाहिए। तो गाइस हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद हम लोग जितने भी चैप्टर बचे हैं उनको कल क्लास में करेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।